हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के हवाले से। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग और फिर जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस के हवाले से पढ़ा था। हमने एक जनरलाइज ग्राफ को स्टडी किया था जो कि तमाम टाइप्स ऑफ जो बॉन्डिंग्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और उसमें चाहे आयन्स हों उनके दरमियान बॉन्डिंग हो या एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो ऐसी जो ग्राफ था उसी को फॉलो करते हैं। सो फर्दर हम उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं, लेकर चलते हैं। और इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के। सो दो किस्म की जो हैं वो मेन बॉन्डिंग्स हैं। वन इज प्राइमरी जो कि इंटरएटॉमिक जो एटम्स या आयंस के दरमियान होती है, और द सेकेंडरी बॉन्डिंग जो कि इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिक जो कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हों उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम सेकेंडरी बॉन्डिंग की कैटेगरी में डालते हैं। इनकी जो दोनों में जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो भी वेरी करती है। जो कि प्राइमरी बॉन्डिंग में जो है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है। जबकि सेकेंडरी के केस में जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम कह लें वो कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उनकी बॉन्डिंग एनर्जी होती है। प्राइमरी बॉन्डिंग में फर्दर कैटेगरी जो है वो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंस बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड है। और इसी तरह सेकेंडरी बॉन्डिंग के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो इस सेकेंडरी बॉन्डिंग में लाई करके हम वन बाय वन देखते हैं इनको। सो फर्स्ट जो है वो आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से, जो कि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा से इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दो अपोजिट चार्ज हों, एटम्स या आयंस हों, उनके दरमियान हमेशा ये बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड है, Na जो है हमारा इस केस में पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के केस में जो है नेगेटिव चार्ज है। और इनके दरमियान जो फोर्सेस, कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्शन जो होगी वो फिर जो बॉन्ड्स क्रिएट करेगी वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। और क्रिस्टल फॉर्मेशन इस केस में जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि बहुत ज़रूरी है रिपल्सिव फोर्सेस का होना। रिपल्सिव फोर्सेस ही बेशक वन ऑफ द रीज़न जो कि किसी भी क्रिस्टल को जो है वो कोलैप्स होने से बचाता है। क्योंकि जब अगर रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी तो एटम्स जो है वो ओवरलैप करना शुरू कर देंगे एक दूसरे पे, और जिस तरह जो स्टेबिलिटी है विद इन द क्रिस्टल वो नहीं रहेगी। ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी दो मेन कॉजेज हैं। वन ऑफ द इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ पॉइंट। आउटर शेल्स जो है ऑर्बिटल्स हैं वो तो जो बॉन्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन फर्दर क्लोज होने की वजह से जो इनर शेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं वो फिर ओवरलैप होना शुरू कर देते हैं। ओवरलैप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर उनका इंट्रैक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को फिर रिपेल करते हैं, तो वो एक खास जो है वो फोर्स क्रिएट करेंगे, इज नोन एज अ रिपल्सिव फोर्स। सो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग की वजह से भी ये रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्रिएट होती है। सेकेंडली पॉली सॉल्यूशन प्रिंसिपल के कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो है किसी एक स्टेट, दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में नहीं रह सकते, और एट द एंड जो है वो उनकी जो स्पिन है बेसिकली वो असरअंदाज होती है। अगर दो एक ही तरह की स्पिन्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन होंगी, आपस में एक दूसरे के फेस हों तो वो रिपेल करेंगी दूसरा क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा भी इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है तो वो दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये दो बेसिकली पॉलीसोल्यूशन इसी के आप कह लें कि उसी के अंडर आते हैं। सो ये दो मेन कॉजेज हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। फर्दर आयनिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड जो है वो इसकी स्ट्रेंथ होती है। सेकेंडली इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट
क्रिस्टल्स का होता है ड्यू टू रीजन के उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी से वन ऑफ द रीजन के राइज कर देते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड के केस में 801 सेल्सियस है, लेकिन अगर आप सेपरेटली इनको देखें तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है। इसी तरह पोटेशियम, और अगर ये KCl के साथ भी बॉन्ड बना ले आयनिक बॉन्ड तो इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो राइज कर देता है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयनिक क्रिस्टल्स की कैटेगरी में लाइक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा केस है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो जो क्रिस्टल जब भी रहेंगे वो मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो होंगी उनकी वजह से जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली मेन कॉज जो है कोवेलेंट बॉन्ड का वो है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी शेयरिंग होती है इस केस में। सो मेनली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जो है वन ऑफ द रीजन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसकी एग्जांपल हाइड्रोजन के केस देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के केस में जो उसके जो एटॉमिक शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। सो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेते हैं। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो है वो जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर टाइप्स भी हैं जो कि बेस करती हैं शेयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है जिसमें हमने देख सकते हैं कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन के एग्जांपल है। मसलन फॉर एग्जांपल इसमें हर क्लोरीन के जो एटॉमिक शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 7 होते हैं, तो एक की जो है वो गुंजाइश होती है। तो ये जो एक है वो दूसरे क्लोरीन आइटम के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि स्पिन कह लें आप, कि हमेशा अपोजिट स्पिन जो है वही जो है वो बॉन्ड करेंगे। लेट्स सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, देन जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करेगा, तभी ये दोनों फिर जो बॉन्ड जो है वो क्रिएट होंगे। तो इस केस में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है, और इस तरह ये अपनी एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। सेकंड जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, और डबल में ऑक्सीजन की एग्जांपल है। इस केस में जो है 8 बेसिकली एटॉम्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की जो है वो कमी होती है, और वो 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबरिंग जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ से वो शेयरिंग करेगा, और बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ। अगेन इसमें भी जो है वो 2 डिफरेंट अपोजिट जो स्पिन्स होंगे वो भी उसकी वजह से बॉन्ड जो है वो क्रिएट होंगे। फर्दर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके एग्जांपल में ही जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर होते हैं, और उसकी एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन की है। उसके एटॉमिक शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी तरह जो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। सो 3 मेन होते हैं, इसके अलावा सिंगल, डबल एंड ट्रिपल ऑन द बेसिस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो किसी तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के जो एलिमेंट्स हों उन्हीं के साथ जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है। मोर देन डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल HCl होगी, H2 होगी, या CO2 होगी। तो ये अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होके जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। और एटम कम क्लोजर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंटरेक्ट एंड ओवरलैप
ये वही बात कि जो एटम्स जिससे क्लोज होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो है आउटर मोस्ट शेल में वो इंटरेक्ट करेंगे और ओवरलैप होंगे इनके शेल्स में। और जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, वो किसी भी दो न्यूक्लियस के दरमियान जो है, उनके दरमियान जो एरिया होगा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की या उसकी फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होगी। शेयर इलेक्ट्रॉन वही बात है, अपोजिट स्पिन्स होंगे और अपोजिशन गिराई बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है यही जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को राइज करने में हेल्प करते हैं। अगर सेम स्पिन होगी तो वो फिर रिपल्शन करेंगे। और रिपल्सन जो है वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इनर जो ऑर्बिटल्स या शेल्स हैं उनके जो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये हेल्प करेंगे उसको इक्विलिब्रियम स्टेट एटम्स को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए। और फिर जो बॉन्ड है, लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की तो वो स्टेबल होंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ, तो उस केस में वो सेट टू बी सैचुरेटेड। इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि वो सिर्फ H2 ही फॉर्म में होंगे, वो कभी भी H3 या H4 नहीं हो सकता, वो फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में जो बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वो एक खास उसमें लिमिट में होंगे और वो H2 तक, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम ही जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, वो फिर इस तरह से 3 या 4 नहीं होंगे। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग को फर्दर हम देख लेते हैं कि हमने बात की ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की। और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वो उनके वो डायरेक्शनल होते हैं। और डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि वो डायरेक्शनल जो है वो इस केस में होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन है वो एक खास डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और वो डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, और वो हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी जो शेप है वो डायरेक्शनल किस तरह से क्या आ गया है। सेकेंडली जो कोवेलेंट क्रिस्टल है वो ओपन स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू आयोनिक क्रिस्टल। क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल ज़्यादातर क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि कोवेलेंट जो है वो उस तरह से क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं होते, इसलिए वो अपेरेंटली जो है वो ओपन स्ट्रक्चर आप उसको कह सकते हैं। अब ये डायरेक्शन किस तरह से कि अगर हम लेट्स सपोज 2s ऑर्बिटल की बात करें, अगर 1s में हमें सिर्फ s ऑर्बिटल मिलेगा जो कि सर्कुलर मोशन में उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट है s ऑर्बिटल, उसमें जो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ही मूव करेगा। जबकि p जो ऑर्बिटल है उसमें अगर हम सिर्फ x 2px का मतलब है कि x डायरेक्शन में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि x डायरेक्शन में वो इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह 2py में भी जो है वो y डायरेक्शन में जो y एक्सिस के अलोंग जो है वो उस तरह से मूव करेगा। एंड सिमिलरली जो z डायरेक्शन में है वो 2pz का इसलिए कहा गया कि z डायरेक्शन में हो। अब अगर आप इन तीनों को अगर एक्स वाई जी को कंबाइन कर लें तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है किस तरह से होगी, तो इन तमाम डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं एक्स वाई जी के डायरेक्शन में, सिर्फ पी ऑर्बिटल के केस में। जबकि एस के केस में जो है वो सिंपल जो है वो स्फीयर फॉर्म में ही होगा, जबकि पी के जो ऑर्बिटल है उसमें एक्स वाई जी के उसमें एग्जिस्ट करता है। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि डायरेक्शनल होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो। और ये जो इसकी मोशन है ये बॉन्ड्स बनाने के इसमें भी हेल्प होती है। अब इसी को हम नेक्स्ट लेके चलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाइब्रिड बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है। और हाइब्रिड बॉन्डिंग जो है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं ओवरलैप ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल एस एंड पी।
और ये जो हाइब्रिड बॉन्डिंग कहलाती है कि कोई भी जो बॉन्ड्स हैं वो अगर बने दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की वजह से, जिस एस और पी अगर जो है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है पी में, तो ये दोनों मिक्स यानी के बनाए बॉन्ड, तो वो हाइब्रिड बॉन्डिंग होती है। हाइब्रिड से मुराद यही कि जिस तरह आप इसकी एग्जांपल आप गाड़ियां के ले लें आजकल, ठीक है, हम हाइब्रिड कार्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो काइंड ऑफ जो है इंजन जो है वो काम, एक इलेक्ट्रिक इंजन होता है जो कि बैटरी से उसको पावर अप करता है, तो दूसरे जो है वो फ्यूल पावर अप कर रहा होता है उसको, ठीक है। तो इंजन बेसिकली दोनों साइड से एनर्जी ले रहा होता है, बैटरी से भी और ऐसे, तो देयर इज नो, हम कहते हैं कि हाइब्रिड यानी कि दो के डिफरेंट उसके मिक्सचर है। तो इसी तरह हाइब्रिड बॉन्डिंग के दो डिफरेंट जो है ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो हाइब्रिड बॉन्डिंग करते हैं। हम वैसे तो और भी एग्जांपल है, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हाइब्रिड बॉन्डिंग किस तरह से कार्बन होती है। सो हमें कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, वो हमें पता है कि 1s2 2s2 और 2p2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके टोटल आउटर उसमें है। और उस केस में जो है जो इनकी स्पिन है, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कन्फिग्रेशन इसकी देखी जाए या डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन स्पिन की होगी इन ऑर्बिटल्स में, वो किस तरह से होगी कि 1s में जो है अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन के होंगे। इसी तरह 2s में केस में भी अप स्पिन और डाउन दोनों होंगे। जबकि p जब ऑर्बिटल की बात करेंगे px py pz में, तो उसमें बाकी सिर्फ अप वाले जो हैं वो ऐड होंगे। आई होप कि आप को इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो ऑर्बिटल किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल अप होते हैं, ये आपको शायद यकीनन मालूम होगा कि पहले जो है वो अप स्पिन वाले जो है वो फिल अप होते हैं, देन डाउन डाउन स्पिन वाले जो है वो फिल अप होते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है। तो 1s 2s में तो आपके जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के एटम्स हैं उसमें जो फिल अप हो गए वो अप और डाउन के केस में हो गए। जबकि पी ऑर्बिटल्स जब उसकी बात की जाए तो पी एक्स पी वाई पी जी, तो हमारे पास इस केस में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाकी रह गए, जो कि अप स्पिन पी एक्स और पी वाई के जो है वो अप स्पिन आ गई। पी जी के केस में जो है वो जीरो हो गई, यानी कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा। अब होता है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड्स बना रहे हैं। अच्छा, वैसे तो कार्बन को दो बॉन्ड्स बनाने चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके जो आउटरमोस्ट शेल में है जो वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हैं, बाकी जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है, पेयर हुए हुए हैं। तो हमारे पास इस केस में कार्बन के केस में हमें बजाय नजर आ रहा है कि सिर्फ दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, जबकि ये दो बॉन्ड्स नहीं बनाता, ये बनाता है चार बॉन्ड्स बनाता है। हमने कार्बन का केस देखा जिसमें हमने डायमंड स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, उसमें हमने देखा कि एक एटम जो है वो नेबरिंग 4 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड्स बनाता है। तो ये वही बात है कि बजाय तो ये दो होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये चार बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये हम अब उसको देखते हैं। ये इसमें जो आ जाता है फर्दर वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इस तरह से आता है कि हाइब्रिडाइजेशन पहले देखते हैं वो होती क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी डीजेनरेट। होता ही है कि अब S और P दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग इन एनर्जीज की आपस में हो जाती के जो तमाम एनर्जी लेवल्स इनकी एनर्जी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो वो इंटरमिक्सिंग इस तरह से होगी कि लेट्स सपोज की ज़्यादा अगर सॉरी लेट्स सपोज इस केस में ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज इन दो के जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इंटरमिक्सिंग होके जो इनकी जो एनर्जीज हैं वो इक्वल हो जाएंगी। और ये एनर्जी इक्वल क्यों होती हैं? क्योंकि जो बॉन्ड्स वो बनाते हैं जो भी मेनली वो इक्वल जो है उनके एनर्जीज होनी चाहिए, तभी वो फिर बॉन्ड जो है वो मेनली क्रिएट होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होगा।
नेबरिंग एटम के केस में, और खासतौर पे कार्बन के केस में जो हमने डायमंड स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन एटम जो है नेबरिंग 4 एटम्स के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो 3 के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए और एक के साथ जो है वो लूजली बॉन्ड बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो इक्वल एनर्जी होगी चारों की चारों की। तो यहाँ पर फिर कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का कि जो एनर्जी है एस की डिफरेंट है, पी की डिफरेंट है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इक्वली। ठीक है, उस चीज को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम इसको फर्दर देखते हैं कि किस तरह से होता है कि ऑन ऑर्बिटल की फिर जो है वो सेम एनर्जी हो जाती है, यानी कि एस पी की जो है वो सेम एनर्जी हो जाएगी। लेट्स सी के वो किस तरह से होता है। तो होगा क्या कि जब कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है उसको इनफ एनर्जी मिल जाएगी कि वो 2s से मूव करके हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाए, मतलब PZZ में चले जाए। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि अब जो हमारे पास जो दो एटम्स हैं वो कार्बन एटम जिस तरह ही क्लोज आए और उनमें से जो 2s के जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में जाके उसने PZ वाली जो है स्टेट उसको जो है वो फिलअप कर दिया। अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि 1s पे उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन 2s वाला जो है वो उसने इतनी एनर्जी इनफ गेन कर ली कि वो जाके जो है वो एम्प्टी स्पेस जो थे एम्प्टी फिजिकली उसको स्टेट को जो है वो कवर कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन मूव होके पीजी में चले गए, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 अनपेयर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन जो है इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो कुछ इस तरह से है कि वो कहलाएगी हमारे पास, ये तो 1s उसी तरह रहे, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 कहलाती है। ठीक है, यानी कि इन तमाम की जो है वो एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है वो कहलाती है sp3। sp3 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s का है और जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के हैं। तो ये इनका जो है कंबाइन जो है वो इसकी एनर्जी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन उसकी होगी। अब इस केस में मैं एग्जांपल है कि इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी भी 1 1 1। ठीक है, तो ये तमाम की तीनों की जो है वो एनर्जी जो है वो 1 1 हो जाएगी। तो ये आपकी इस केस में जो है कार्बन के केस में कहलाती है, जो कि डायमंड स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसी तरह sp2 भी होती है हाइब्रिडाइजेशन। उस केस में क्या होता है कि आ, जो कि अच्छा इसमें होता है कि सिर्फ दो जो है x और y वो जो है वो इंटरमिक्सिंग जो उनकी एनर्जी है वो s के साथ कर लेते हैं, मतलब एक s का हो गया और दो p के ऑर्बिटल के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो के, तो ये कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसकी सबसे ज्यादा जो मेन एग्जांपल है वो ग्रेफाइट की है। और ग्रेफाइट की इस तरह से है कि अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें और बुक में भी ये गिवन है, तो मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, यानी कि ये जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और ये फिर आ गया तीसरा प्लेन। ठीक है, तो ये 3 प्लेन लेयर बाय लेयर जो है ना स्टैक होते हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जबकि जो डायमंड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से नहीं होता। उसमें जो है एक जो एटम है वो नेबरिंग 4 एटम के साथ चारों डायमेंशन में एक्सिस में जो है वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो आप ग्रेफाइट के केस में जो है वो प्लेनर होते हैं, यानी कि एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस एटम को लेता हूँ, ठीक है, ये वाले को। अब ये एटम कितने नेबरिंग के साथ जो है वो नेबर्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, एक ये वाले एटम के साथ बना रहे हैं, 2 और 3। तो हर जो एटम है वो बेसिकली नेबरिंग 3 के साथ जो है वो
बॉन्ड बना रहा है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है ये किस तरह से कि एक एस का और दो जो है वो पी के जो है एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी हुई हुई है इनके साथ हेक्सागोनल, तो ये sp2 है। अब ये 2p z कहाँ पर है? ये बेसिकली ये जो डायरेक्शन है ये आपके z डायरेक्शन में जो बॉन्ड बना रहा है ये अपर लेयर के साथ, और ये वो बना रहा है। और ये जो एनर्जी है ये बहुत लूजली होती है, इसको वैंडरवाल फोर्सेस या वीक बाइंडिंग फोर्सेस भी होती हैं, तब भी ये इजीली जो है वो इन लेयर्स को जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। और जो सिंगल शीट वो जो होती है वो कहलाती है ग्रिफिन कहलाती है। ग्रिफिन के बारे में आप सर्च कीजिएगा गूगल कि ये क्या चीज़ है, उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कहती हैं ग्रिफिन। ठीक है, तो ग्रेफाइट से ही बेसिकली ग्रिफिन जो है वो निकली कि इसमें सिंगल शीट जो है वो एटम्स की जो होती है। तो इसमें अगेन मैं बता रहा हूँ कि एक जो है sp2 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से कि ये जो एनर्जी है sp2 दोनों ने तीनों ने जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की भी है, यानी कि इक्वल एनर्जी है। लेकिन जो फोर्थ वन है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर एक्सिस की बात आ जाती है कि यहाँ पर तो हमारे पास एक्सिस जो है एक्स वाई जी, ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक्स वाई जो एक्सिस है, लेकिन जी एक्सिस जो है वो बेसिकली डिफरेंट है। तो वो जो है वो लूसी बॉन्ड है, इसलिए वो जो 2pz जो है वो सेपरेट उसकी एनर्जी जो है वो है। तो ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास जो कार्बन का केस था जिसमें डायमंड स्ट्रक्चर था वो sp3 उसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ग्रेफाइट के केस में जो है वो sp2 के जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो p के हैं और एक जो है s के हैं, तो वो उसकी एग्जांपल जो है वो ग्रेफाइट है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग का है। और मेटेलिक बॉन्डिंग में जो है वो बेसिकली जो मोस्टली जो है वो एक ही काइंड ऑफ के जो है एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर हो गया या एजी हो गया सिल्वर, तो एक ही तरह के जो है मेटेलिक के केस में जो होते हैं बॉन्ड्स जो एलिमेंट होते हैं पाए जाते हैं। और दे लिंक बॉन्ड विद ईच अदर, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही लूजली बॉन्ड होते हैं। और इसमें जो पॉजिटिव चलें पॉइंट कह लें या चार्ज कह लें वो एक तरह से फिक्स होता है, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव जो है वो फ्रीली कर रहे होते हैं। का जो मैस है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मेटेलिक बॉन्डिंग में बहुत स्मॉल होता है और इसीलिए ये कंडक्टिव होते हैं थर्मली और इलेक्ट्रिकली, क्योंकि इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। अच्छा, इसको एक और भी है पूल, इसको कह सकते हैं कि पूल है पूरा। और मेटेलिक बॉन्डिंग के केस में हम कोई भी दो इस तरह से पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन्स को हम या दो एटम्स को इंडिविजुअली हम स्टडी नहीं करते, हम इसमें पूरा का पूरा जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहनी है, पूरा के पूरा जो आपका मटेरियल है उसको हम कंसीडर करते हैं कि एक पूरा का पूरा पूल है और उसमें जो है रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और ये जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं वो बहुत लूजली बॉन्ड क्रिएट होती है, लेकिन और इस केस में जो पॉजिटिव साइड्स हैं ये आपके इसमें मेटेलिक के केस में जो है वो फिक्स होती है। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, थर्मली कंडक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रिकली जो है वो भी कंडक्टिव होते हैं। इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो इजीली हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी बॉन्डिंग है वो वाला जो है उसमें फिर सेकेंडरी बॉन्डिंग में हमारे पास जो पहला है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से जाहिर है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो लाजमी इन्वॉल्व होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसमें हाइड्रोजन जो है वो एज एज एक्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव एंड जो है इसका हाइड्रोजन का रोल होगा और वो नेगेटिव साइड होगी। और ये एक साथ डाइपोल क्रिएट करेगा। उसकी एग्जांपल
जो है वो H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसके साथ हमेशा जो है वो बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। लूजली जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली करेगा, लेकिन इस केस में मैंने शो किया हुआ है कि लार्ज साइज ऑफ ऑक्सीजन के वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस का, और दो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जो है वो बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो हाइड्रोजन। सो H2O ये एक जिसना एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, H2O का। अगर इसने किसी दूसरे इसी तरह H2O दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बॉन्ड क्रिएट करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल ये है है और तीसरा ये है, तो ये जो है वो तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे, और ये काइंड ऑफ लूजी बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन बेस ये इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन जरूर इन्वॉल्व होगा। लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ अगर ऑक्सीजन के साथ अगर इसने बॉन्ड होगा, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होगा, उसके साथ भी और हाइड्रोजन ही जो है वो बॉन्ड जो है वो क्रिएट करेगा। इसी तरह दूसरा अगर ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ या इस हाइड्रोजन के साथ अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ ही बॉन्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक जो है फ्लोरीन इसमें आती है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है। ये तीनों जो है बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एटम्स हैं, तो तभी ये फिर उसके साथ जो है वो बॉन्ड क्रिएट करेंगे। और इसमें फिर इम्पॉर्टेंट जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल DNA या प्रोटीन्स, उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सो लास्ट वन जो है वो वेंडर वाल्स बॉन्डिंग है, नॉन डायरेक्शनल कहती है। नॉन डायरेक्शन का मतलब कि ये किस काइंड ऑफ डायरेक्शनल है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन उसको फॉलो करते हैं, जबकि जो इन केस ऑफ वेंडर वाल्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। और इसमें होता है कि न्यूक्लियस के केस में आप ये प्रोसेस जो है वेंडर वाल फोर्सेस सबसे लूजली बॉन्ड होते हैं इनका, और ये बहुत रैपिडली इंस्टेंटली जो है वो क्रिएट करते हैं बॉन्ड क्रिएट करते हैं और फिर ब्रेकअप कर देते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही फर्स्ट एटम से या सेकेंड एटम के साथ जो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये डायपोल क्रिएट कर देते हैं। और ये इतने इंस्टेंटली होते हैं कि बजाय नज़र नहीं आता, लेकिन इसीलिए ये ज़्यादातर गैसेस और लिक्विड्स के फॉर्म में ही हमें ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो ज़्यादातर उनमें मिलते हैं। सॉलिड के केस में थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी होती हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादातर जो डायपोल्स क्रिएशन जो है वो ज़्यादातर गैसेस और लिक्विड केस में होते हैं। और ये होते हैं इस तरह के इतना इंस्टेंटली जो तमाम के तमाम लेट्स सपोज एक एटम है और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंस्टेंटली एक जो है वो एक साइड पर चले गए हैं, दूसरे साइड पर जो है वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज आ गया। तो दूसरा एटम जिस तरह ही करीब आएगा उसका, तो वो इस तरह से जो है नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड के साथ जो है वो बॉन्ड क्रिएट कर लेगी। तो ये बॉन्ड बनते हैं और ब्रेक होते हैं, तो बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये वैसे जो है वो सबसे वीक बॉन्डिंग उसमें जो है वो कैटेगरी में आती हैं। और ये था हमारा इस केस में जो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक। और इसी में फिर कोहेसिव एनर्जीज के रिलेटेड था। बेसिकली अगर आप बुक फॉलो करेंगे इसमें, तो कोहेसिव एनर्जीज जो है वो बीच में ही गए आते हैं। तो इसको मैंने फिर जो एक तरतीब चल रही थी बॉन्डिंग की, उसको ब्रेक नहीं किया। तो कोहेसिव एनर्जीज बेसिकली जो है वो यही बाइंडिंग एनर्जीज हैं। और इसमें जो एनर्जी जो थी वो एक्सचेंज हो रही थी, वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, जो चार्जेस के दरमियान जो इंट्रैक्शन हो रही है वही एनर्जी खिलाती है। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और उसमें हमने देखा Q1 Q2 चार्ज जो है वो एक हमने उसको जो है फोर्स
वो हमने स्टडी किया हुआ है और आई होप कि वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। सो उसी को लेके जो है वो पॉइंट चार्ज मॉडल लेके चले, क्योंकि इसमें दो कॉइन्स या दो आइटम्स जो हैं वो और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इससे इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल जो मेटल है वो कोई भी हेलोजिन एटम है, मसलन उसमें हेलोजिन जो एटम्स हैं वो फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन। तो कोई भी मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है इन फ्लोरीन या इन क्लोरीन के एटम्स के साथ। अब मेटल्स क्यों है? क्योंकि मेटल जो है वो इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि लूजली बॉन्ड होते हैं। तो इसीलिए मेटल्स और फ्लोरीन या हेलोजिन एटम्स के साथ हम इसका मॉडल देखेंगे, उसी को पॉइंट चार्ज मॉडल कहते हैं। तो इसमें जो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन फोर्सेस, दोनों जो है वो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी और ये फोर्सेस जो है वो इक्वल होंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो नॉर्मली हम कोलम्स ऑब्स में हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है, Q1 Q2। लेकिन इस केस में जो हम कॉइन्स की आइटम्स की बात करें सेपरेटली, तो इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्लस जो है वो रिपल्शन, दोनों का एडिशन होगा। इसका सेपरेट प्रूफ है, उसको हम ये कहते हैं, हम सिंपल इसको फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। और इस केस में जो ए है वो बेसिकली मेडोलन कांस्टेंट कहलाता है, और ये ए जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है हर एक की ज्योमेट्री, जो क्रिस्टल है वो उस पर डिपेंड करता है, वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है। तो ये मेडोलन कांस्टेंट जो है वो उस केस में हर एक के केस में डिफरेंट हो सकता है। और बी इस केस में रिपल्शन कांस्टेंट है, ए जो है वो मेडोलन कांस्टेंट है, बी जो है वो उसमें रिपल्शन कांस्टेंट है, और रो इज द रिपल्शन सॉरी एक्सपोनेंट है इधर, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन जो भी दो आइटम्स या ऑइंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है, और Z1 और Z2 इज द चार्जेस, यानी कि Z1 और Z2 जो है वो दोनों चार्जेस हैं तो पॉइंट्स या आइटम्स के दरमियान। तो इस केस में अगर हम मेटल्स का चार्ज C1 ले लें और हाइड्रोजन का जो है वो इसमें क्लोरीन है वो Z2 चार्ज होगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम यूनिवेलेंट क्रिस्टल लाइक NaCl, इसका मतलब ये है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली NaCl के केस में जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस केस में Z1 और Z2 जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर हम इसमें वैल्यूज जो है Z1 Z2 की वैल्यूज इसमें पुट करें तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी, Z1 और Z2 जो है वो 1 आ जाएगा। और अगर हम टोटल एनर्जी पर किलो मोल जो पूरे क्रिस्टल की करें तो हम क्या करेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर जो है वो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फर्दर जो है वो इंटीग्रेट करें अगर हम दोनों एटम्स को अगर हम कहते थे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट ये है कि आर जो है वो आर ई डिस्टेंस पे है। वो आपको ग्राफ याद होगा जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो बेसिकली आर जो है वो ये ग्राफ था। तो आर जो आर ई का है वो बेसिकली ये इस वाली पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आर और जो है पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आर ई जो है वो उसको कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है आर जीरो आर ई है, तो उससे कॉरस्पॉन्ड जो है उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद ए इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसको दोबारा अगर हम जो फर्स्ट पार्ट है प्रीवियस इक्वेशन से इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि आप इस इक्वेशन जो आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी कोहेसिव एनर्जी की फाइनल इक्वेशन, और ये बेसिकली एनर्जी लैटिस एनर्जी भी है। यही एनर्जी जो है वो जो दो बॉन्ड्स एटम्स हैं उनको जो दरमियान में बॉन्ड्स क्रिएट करने के जो है वो ये एनर्जी है, और यही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है, तो इतनी ही एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उनको ब्रेक करने के लिए। तो इसके आगे डेरिवेशन है वो उसके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कोहेसिव एनर्जी
जो कि बाइंडिंग एनर्जी भी कहलाती है कि दोनों जो एटम्स हैं वो उनका बाइंड करके रखता है। तो ये वो एनर्जी है आपके पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन के हवाले से। ओके, थैंक यू।